भैया राम। 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में बल्कि दिलचस्प हैं, अहम भी। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले राजस्थान की खबरें। 9 मार्च से राजस्थान का प्रत्येक पटवारी अपना चार्ज तहसील में जमा करा के संपूर्ण हड़ताल पर अपने घर जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और जो भी आमजन परेशान हो रहा है वो इस सरकार की हठधर्मिता के कारण हो रहा है। मांगे नहीं माने जाने की सूरत में पटवारी संघ ने 9 मार्च से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है, जिसकी कीमत किसानों को चुकानी होगी। उसे सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाएगा, वो अपने खून पसीने से तैयार फसल को मंडी में नहीं बेच पाएगा। दरअसल राजस्थान पटवार संघ और राज्य सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता विफल होने के बाद पटवारी 1 मार्च से पेन डाउन पर हैं, जो 4 मार्च तक चलेगा। इस दौरान पटवारी अपनी अपनी तहसीलों में उपस्थित तो रहेंगे, लेकिन ना ऑनलाइन काम करेंगे और ना ही ऑफलाइन। 8 मार्च को महिला दिवस पर पूरे प्रदेश में महिला पटवारी उपवास रखेंगे। पटवार संघ की जो 3 सूत्री मांग है, हमारी मुख्य मांग तो है ग्रेड पे 3600, उसके बाद है 9, 18, 27 जो चयनित वेतनमान है वो दिया जाए, और उसके बाद नो पे का जो ऑर्डर है उसको निरस्त करते हुए कोटा संभाग के चारों जिले और स्वाभिमानपुर जिले का जो वेतन रोका गया पटवारी का उसको तुरंत प्रभाव से रिलीज किया जाए। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अपनी भी तैयारी है, हमने भी ललकारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। ये तस्वीरें दौसा की हैं, जहां सोमवार को राजस्थान कानूनगो संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आया। कलेक्ट्रेट पर धरना दिया, नारेबाजी की, विरोध जताया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकार से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। कानूनगो संघ के मुताबिक उसने कई बार जिम्मेदारों को अपनी मांगों से अवगत भी कराया, लेकिन हल नहीं निकला। इसके विरोध में 25 जनवरी से काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध भी जताते रहे। इसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई। राजस्थान कानूनगो संघ वेतन वृद्धि, पदोन्नति के लिए डीपीसी, सहायक कर्मचारी लगाए जाने, एफटीए शुरू करने की मांग कर रहा है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पदोन्नतियों की मांगों को लेकर आपने कई आंदोलन देखे होंगे, लेकिन इन दिनों प्रदेश में शिक्षकों का तबका तबादलों की मांग को लेकर आंदोलन पर आमादा है। जिलों से लेकर राजधानी तक शिक्षकों ने तबादले खोले जाने को लेकर आवाज बुलंद की है। तस्वीरों में नजर आ रहे शिक्षक भी तबादलों की मांग कर रहे हैं। राजधानी में राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा के धरने में शामिल इन शिक्षकों ने अब ट्रांसफर के मुद्दे पर सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्रिंसिपल, लेक्चरर, हेडमास्टर के तबादले तो कर दिए गए, लेकिन बाकी शिक्षक मुंह ताकते रह गए। दोनों जो 3rd ग्रेड के भी टीचर आए हैं, जिनके तबादले अभी तक एक बार भी आवेदन नहीं लिए गए, उनके पिछले जो है 3 साल के अंदर जब से सरकार बनी तब से एक बार भी उनके आवेदन नहीं लिए गए हैं, इसलिए वो भी आक्रोशित है। और हमारे वरिष्ठ अध्यापक साथी जिनके 2 बार आवेदन लेने के बाद भी एक बार भी आवेदन नहीं ट्रांसफर नहीं किए, जिससे बहुत ज्यादा आक्रोशित है। दूसरी ओर तबादलों के मसले पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षकों को साफ नसीहत दे डाली। डोटासरा ने कहा कि तबादलों के लिए शिक्षकों का आंदोलन अनुचित है, क्योंकि तबादले की मांग की जा सकती है, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक तबादला पाने के लिए आंदोलन करना उचित नहीं है। देखिए, ये हमारी सरकार सभी वर्गों का और सभी लोगों का ध्यान रखती है। इसके लिए भी हमने एक पॉलिसी बनाई है और वो मैं समझता हूँ कि कैबिनेट के लिए हमने राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी है। टोंक जिला मुख्यालय पर रहने वाले युवक और युवती ने प्रेम विवाह के बाद परिजनों से मिल रही धमकियों के बाद पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बीते दिन अपने वकील के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे प्रेमी युगल ने पुलिस अधीक्षक को सौंपी अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन दोनों ने 19 जनवरी को अजमेर के आर्य समाज में विवाह रचाया था और बाद में विवाह का रजिस्ट्रेशन भी कराया था। लेकिन अजय सैनी की पत्नी सोनिया पांचाल के परिजन अपनी लाडली पर रिश्ता तोड़ने का दबाव बना रहे हैं और अजय सैनी को डरा धमका रहे हैं। घर वाले बोल रहे थे भैया नाम से नहीं जाओगे आप उनके पास, आप यहाँ रहोगे, उसकी तरफ केस करवाएंगे। मेरे घर पे अदर नंबरों से पुलिस वाले बनकर फ़ोन कर रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है और लड़की को भी इस चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा है कि वो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना अधिकारी कोतवाली से पूरे प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में बनाई गई समितियों को राज्य सरकार ने भले ही निरस्त कर दिया हो,
लेकिन इन निरस्त समितियों के चेयरमैन सोमवार को भी उन कमरों में बैठे नजर आए जो समितियां गठन होने पर उन्हें आवंटित किए गए थे, जिसको लेकर नगर प्रशासन पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। 28 जनवरी को हुई साधारण सभा में मेयर सौम्या गुर्जर ने समितियों का गठन किया था, जिसे 25 फरवरी को स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर रद्द कर दिया था। समितियों के चेयरमैन का कहना है कि वो आज भी बैठे हैं और आगे भी कमरों में बैठेंगे। सर कमरे हमारे को सीओ साहब ने आवंटित किए थे, सेक्रेटरी लगाए थे हमारे पास, और अभी तक हमारे को ऐसा कोई आदेश है नहीं। हम हमारे काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से जयपुर की जनता की सेवा करनी है, निरंतर काम कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को ये तमाम बातें रास नहीं आ रही हैं। कांग्रेस पार्षदों ने नैतिकता के आधार पर कमरों को खाली करने की मांग की है। नियमाविरुद्ध जो जयपुर ग्रेटर में कमेटियां गठित हुई थी, जब राज्य सरकार ने अब इनको भंग कर दिया है, तो नैतिकता के आधार पर जो चेयरमैन थे उनको नगर निगम में जो कमरे प्रदत्त हुए थे सरकार के द्वारा, वो उनको खाली कर देनी चाहिए। पुलिस गिरफ्त में आया ये वो बदमाश है जिसका नाम दहशत का पर्याय था, जिसके एक फरमान पर दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाती थी, जिसकी आमद तबाही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी का एक वक्त होता है। कानून से आंख मिचौली का खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलता और वो दबोच कर सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। इस वांटेड के साथ भी यही हुआ। करौली पुलिस ने 3000 रुपए के इनामी बदमाश अजय को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। हिंडौन सदर थाना प्रभारी के मुताबिक फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ पुलिस के चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत उसे ये कामयाबी मिली है। कटकड़ नदी के पास वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे आरोपी अजय मीणा को पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ करौली सहित दूसरे जिलों में चोरी और मारपीट के करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से आरोपी की गिरफ्तारी पर 3000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। उसे यकीन है कि पूछताछ में अजय कई खुलासे कर सकता है। कोर्ट का फैसला लीवर का फैसला आया था हमारा कि हम रिलेशनशिप में रह सकते हैं। कोर्ट ने 26 तारीख को आदेश दे दिया था हमें, रिलेशनशिप में आप रह सकते हो। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी फिर भी लड़की के घर वाले आके हमारे घर ज़बरदस्ती करके खिड़कियों के सेक्शन तोड़ के दरवाजा तोड़ दिया और हमारे साथ जेवरात ये सब लेके जाके उस लड़की को ज़बरदस्ती वहाँ पे ले गए। सुना आपने, ये गुहार है पिंकी सैनी के प्रेमी रोशन लाल की, जो पिंकी से प्यार करता है और कोर्ट के आदेश के बाद उसके साथ लिव इन में रह रहा था। लेकिन ये बात पिंकी के परिजनों को नागवार गुजरी। पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे उस लड़की को जरूर चाहिए। मुझे यहाँ पे लड़की का नाम पिंकी सैनी। मेरे 2 साल के आसपास हो गया। कहानी दौसा की रहने वाली पिंकी सैनी की है, जिसके परिजनों ने 16 फरवरी को उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर दी। उसके बाद 21 फरवरी को पिंकी ससुराल जाने के दौरान भागकर प्रेमी रोशन के पास पहुंच गई और राजस्थान हाई कोर्ट में परिजनों के खिलाफ शिकायत करते हुए प्रेमी के साथ लिव इन में रहने की मांग की। कोर्ट ने पिंकी की मांग पर विचार करने के बाद जयपुर पुलिस सहित दौसा पुलिस को पिंकी और उसके प्रेमी को सुरक्षा देने का आदेश दिया। लेकिन इसी बीच गुस्साए परिजनों ने पिंकी को उसके प्रेमी के घर से अगवा कर लिया। सोमवार को शिक्षा विभाग ने दिव्यांग स्कूली बच्चों को उनकी जरूरत के उपकरण भेंट किए। शिक्षा मंत्री ने विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए दृश्य और श्रवण यंत्र, लैपटॉप, ट्राईसाइकिल जैसी 19 अलग अलग उपयोगी उपकरण प्रदान किए। समारोह जयपुर के सेठ आनंदीलाल पोदार मूक बधिर स्कूल में आयोजित किया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने दिव्यांग विद्यार्थियों की सराहना की और स्टूडेंट से इंटरेक्शन भी किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अभिभावक भी नजर आए। कई दिव्यांग विद्यार्थियों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन सफलता हासिल की है। लिहाजा शिक्षा मंत्री ने बच्चों को ऐसी हस्तियों से प्रेरणा लेने की सीख दी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बजट में इन बच्चों के लिए हॉस्टल और कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क ड्रेस देने की घोषणा की गई, जिसे जल्द पूरा किया जा रहा है। देखिए, 21 श्रेणियां हैं जो चिन्हित कर रखी हैं सरकार ने। उनको 19 तरह के उपकरण दिए जाते हैं। जो विशेष योग्यजन बच्चे हैं उनको लैपटॉप है, ट्राईसाइकिल है, उनको सुनने का, गाने का, बोलने का जो यंत्र काम में आते हैं उनको सर्वांगीण विकास करने के लिए उनको दिए जाते हैं। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके लिए 6 शैक्षिक जो संभाग हैं उसमें आवासीय हॉस्टल विकसित करने का बजट में उल्लेख किया है।
मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पाँव कटा ही नहीं रहा कभी और चलने में बहुत हल्कापन है और कोई दिक्कत नहीं आ रही, मेरे को दर्द वर्द भी नहीं हो रहा है। और पहले का जो पाँव था वो क्या चुभता था सर, और अभी ये जो पाँव बना है ये बिल्कुल बेस्ट बना है, मतलब कहने के बाद। कृतज्ञता से भरे ये बोल उस लाभार्थी के हैं जो कृत्रिम पाँव पाने के बाद खुद को ज्यादा आरामदायक स्थिति में पा रहा है। शिविर सौगात लेकर आ रही है, अभाव और अंधेरे से जूझते लोगों के लिए राहत लेकर आ रही है। तस्वीरें कोटा की हैं, जहां केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने किशोरपुरा स्थित 56 भोग परिसर में 2 दिवसीय वरिष्ठ जन और दिव्यांग जन पंजीकरण शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिव्यांगों और 60 साल से अधिक उम्र वालों को उपकरण बांटे। उपकरण पाकर बुजुर्गों और दिव्यांगों के चेहरे खिल उठे। शिविर में कोटा बूंदी सहित कई जगहों से दिव्यांग पहुंचे। राष्ट्रीय श्री योजना के तहत शिविर में मोटराइज्ड साइकिल, जापानी फुट, दांतों की बत्तीसी, व्हील चेयर, वॉकर, कान की मशीन, छड़ी, बैसाखी सहित 28 उपकरण भेंट किए गए। शिविर में स्पीकर ओम बिरला ने लाभार्थियों से बात भी की। उपकरण मिलने के बाद लाभार्थियों ने सरकार का आभार जताया। मीडिया से बात करते हुए स्पीकर बिरला ने कहा कि योजना के तहत कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लगभग 3.5 लाख लोगों को शामिल किया गया। हम चाहते हैं कि समाज में निःशक्तजन हो या वयोवृद्ध हो, उसके लिए ये मंत्रालय उसके साथ खड़ा है ताकि हम उसको सामाजिक आर्थिक रूप से भी मजबूत कर सकें। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा से राज्य में सियासी गहमागहमी तेज हो गई। कहने को तो वसुंधरा की ये यात्रा निजी है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी आड़ में वो अपनी ताकत दिखाना चाहती है, जिसके लिए वो जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पारंपरिक तरीके से पूजा की और आरती उतारकर मन की मुराद मांगी। पता चला है कि इस धार्मिक यात्रा में उनके करीबी बीजेपी विधायक भी शामिल होंगे। हालांकि बीजेपी नेता उनकी यात्रा को निजी बताकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को अपना निजी कार्यक्रम करने का पूरा हक है, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही धार्मिक यात्रा के मुद्दे ने जोर पकड़ा, वसुंधरा के करीबी विधायकों ने इशारा किया कि वो चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ना चाहते हैं। मैं तो ये शुरू से कह रहा हूँ कि अगर राजस्थान में मास लीडर कोई है तो वसुंधरा जी। इस बीच कांग्रेस ने वसुंधरा की यात्रा पर मचे हो हल्ले पर सवाल उठा दिया। उनकी यात्रा का क्या उद्देश्य हो तो वो जाने। कोई भी व्यक्ति धार्मिक कृत्य करता है तो वो गुप्त रहना चाहिए। वसुंधरा ने अपनी धार्मिक यात्रा तो शुरू कर दी, लेकिन खबर है कि अपने जन्मदिन यानी कि 8 मार्च को ब्रज 84 क्षेत्र से देव दर्शन की यात्रा के दौरान वो अपना असली दम दिखाएंगे। राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की अनदेखी न तो बीजेपी कर सकती है न ही कांग्रेस। इसीलिए उनकी धार्मिक यात्रा ने भी राजस्थान में दोनों पार्टियों के नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे 2 साल से बहुत सक्रिय नहीं है। 2018 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर यही संकेत दिया था कि वो राजस्थान में बीजेपी के दूसरे नेताओं को अपने हिसाब से राजनीति करने दें। यहां तक कि जब पिछले साल कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी चरम पर थी और गहलोत सरकार गिरने का खतरा पैदा हो गया था, उस वक्त भी वसुंधरा राजे सामने नहीं आई। अब अचानक अपने जन्मदिन पर राजस्थान में देव दर्शन यात्रा की तैयारी से वसुंधरा राजे ने सियासी खलबली तो मचाई दी। अपनी गुटबाजी से परेशान कांग्रेस को लगता है कि वसुंधरा की सक्रियता से बीजेपी में भी गुटबाजी बढ़ेगी। हालांकि वसुंधरा की यात्रा को बीजेपी ने निजी और धार्मिक ही बताया। और 20 मिनट में 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। रात का अंधेरा, सड़क पर उमड़ी भीड़ और कुत्ते को बाहर निकालो का फरमान सुनाते उन्मादी। तस्वीरें हरियाणा के गुड़गांव की हैं। कुत्ते को बाहर निकालो की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उस परिवार को बंधक बना लिया जो सड़क पर घूम रहे आवारा कुत्तों को खाना देता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे परिसर में रह रहे लोग परिवार के निवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बवाल इतना बड़ा कि पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने लोगों को समझाने बुझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। लोगों का कहना था कि सड़क के जिन बेसहारा कुत्तों को परिवार खाना खिलाता है, वो कई बार उन पर हमला कर चुके हैं, कई बार उन्हें काट चुके हैं। इसलिए इस परिवार को सोसाइटी छोड़कर जाना होगा। काफी देर समझाने के बाद बवाल शांत हुआ और लोग अपने अपने घरों को लौट गए। चप्पे चप्पे पर नजर, जवान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की है। राज्य विधानसभा चुनाव तिथियों की घोषणा हो चुकी है।
5वें चरण में 17 अप्रैल को सिलीगुड़ी सहित पूरे दार्जिलिंग जिले में मतदान होना है। इसके लिए अभी से ही सिलीगुड़ी सहित पूरे जिले में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय बलों के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए घूम रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक चल रही है। रूट मार्च तो कर रहे हो? रूट मार्च तो कर रहे हो? हाँ, रूट मार्च भी करेंगे, किसी लोग से बात भी करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वोट के लिए सब कुछ ठीक चल रही है, कुछ डराना की कोई बात नहीं। एसडीओ गली गली की खाक छान रही हैं। विभिन्न स्थानों से केंद्रीय बलों का आना भी शुरू हो गया है, जबकि सिलीगुड़ी के निकट कावाखाली स्थित सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में 4 कंपनियों को रिजर्व मोड में रखा गया है। सिलीगुड़ी सहित पूरे उत्तर बंगाल में जहां भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की खबर मिलेगी, सूचना मिलते ही तत्काल ग्रुप सेंटर से सीआरपीएफ जवानों को रवाना कर दिया जाएगा। अब हवाई जहाज के यातायात प्रणाली की तरह कंट्रोल होगी रेलवे। जी हां, भारतीय रेल तकनीक और सुरक्षा के मामले में और मजबूत हो रही है। मुंबई में पहली बार रेलवे ने परिष्कृत संचार प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली की मदद से नियंत्रण कक्ष और पश्चिमी रेलवे की उपनगरीय ट्रेन के गार्ड और मोटरमैन का संपर्क और मजबूत होगा। जैसे हवाई जहाज यातायात नियंत्रण कक्ष के लगातार संपर्क में रहते हैं, उसी तरह इस नई प्रणाली की मदद से मोटरमैन और गार्ड को रेलवे नियंत्रण कक्ष के सीधे संपर्क में रहने में मदद मिलेगी। सोमवार को मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर मोबाइल रेडियो ट्रेन कम्युनिकेशंस यानी MRTC की शुरुआत की गई। इस योजना को 2014 में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से कम 3 साल की देरी हुई, जिसमें विभिन्न अनुमोदन और लाइसेंस प्राप्त करना शामिल रहा। अगर आफत आने के पहले ही उसका पता चल जाए तो उससे निपटना आसान हो जाता है। फसलों में लगने वाले कीड़े मकोड़े भी ऐसी ही एक आफत हैं, जिन्हें देखते ही किसान के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर परेशान हो जाता है, लेकिन कटक का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का नया आविष्कार अब किसानों को आगाह करेगा। कीड़े मकोड़े के हमले के पहले ही उन्हें उनके हमले की सूचना देगा। ज़्यादातर जो किसान होते हैं, जब उसका खेत में जो कीड़ा लग गया, उसके बाद उनको जब दिखता है तब फिर दवाई उसको छिड़काव करते हैं। बट ये जो प्रकाश प्रपंच है, किसान को जो है पहले से आगाह कर देगा कि देखो आपके खेत में ये कीड़ा आ गया है और उसी हिसाब से आपको इसका निगरानी करके आपको दवाई छिड़काव करना चाहिए। 1 मार्च को प्रमोदिनी राउल और सरोज साहू विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। उनकी लव स्टोरी को सामाजिक मान्यता मिल गई। वो स्टोरी जो किसी कहानी सी लगती है। दरअसल प्रमोदिनी राउल जब सिर्फ 16 साल की थी, तब एक सनकी ने तेजाब से उसका पूरा चेहरा जला दिया था। इंटर में पढ़ने वाली प्रमोदिनी पर अर्धसैनिक बल का एक जवान मर मिटा था। प्रमोदिनी उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने भी ठान रखी थी कि तुम मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होने दूंगा। एक दिन उसने मोटरसाइकिल से अपने किसी दोस्त के साथ आकर अचानक उसे तेजाब से नहला दिया। 2009 की इस घटना में प्रमोदिनी की एक आंख जाती रही। कटक में इलाज के दौरान प्रमोदिनी की तीमारदारी में लगे सरोज साहू उसे दिल दे बैठे। प्रमोदिनी के दिल में भी सरोज के लिए प्यार जाग उठा और आखिर में दोनों एक दूसरे के हो गए। बीच सड़क पर फवारा देखने वाले चकरा गए, माथा घूम गया, ये कहां आ गए। तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे की है। वॉल्व डैमेज हुआ और सड़कों पर सैलाब उतर आया। बहरहाल जैसे ही थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को मामले की जानकारी मिली, दोनों ने तुरंत मौके पर जाकर पाइपलाइन को दुरुस्त किया, लेकिन तब तक काफी पानी बर्बाद हो चुका था। राहत की बात यह रही कि पाइपलाइन विस्फोट में कोई चोटिल नहीं हुआ। होठ लागेला सुगा के ठोर, सितारों से सजी शाम, निरहुआ ने किया निहाल। रंग बिरंगी रोशनियों से सजे मंच पर एक्टर दिनेश लाल यादव ने ऐसा धमाल मचाया कि देखने वाले बस देखते रह गए।
निरहुआ के परफॉर्मेंस पर दर्शक निहाल हो गए। तस्वीरें अयोध्या की हैं, जहां पहली बार सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे पर्दे पर नजर आने वाले कलाकारों को लोगों को देखने का मौका मिला। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी भोजपुरी लोक गीतों की प्रस्तुति दी। निरहुआ के गीत और नृत्य पर प्रशंसक मुग्ध नजर आए। प्रशंसकों ने इसकी मुनादी अपनी तालियों से कर दी। गौरतलब है कि 25 फरवरी से शुरू हुआ ये महोत्सव 7 मार्च तक चलेगा। और अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चीन के कुछ प्रांतों में बर्फीले तूफान ने ऐसा धावा बोला कि मौसम विभाग को सावधान रहने की चेतावनी जारी करनी पड़ी। वहां हाल ये हो गया कि कोरोना के बाद अब भारी बर्फबारी और खून जमा देने वाली ठंड ने लॉकडाउन लगा दिया है, क्योंकि तस्वीर में चीन के उत्तर पूर्वी छोर पर मौजूद हेलोंगजियांग प्रांत में सड़कों पर इतनी बर्फ जमा हो गई कि वो काल का दूसरा नाम बनी। नतीजा, प्रांत के 13 हाईवे बंद करने पड़े। शिनजियांग प्रांत में तो बर्फीले तूफान ने 20 घंटों तक ऐसा कहर ढाया कि हवाई जहाजों का उड़ान भरना नामुमकिन हो गया। एयरपोर्ट से रनवे तो जैसे गायब ही हो गए। इस वजह से कई हवाई अड्डे बंद कर दिए गए और 80 उड़ानें रद्द हो गई। चीन के शासन वाले इनर मंगोलिया प्रांत में भी इतनी धुआंधार बर्फ गिरती दिखी कि सामने बर्फ के सिवा कुछ भी दिखाई देना बंद हो। चीन के गंसू और शांची प्रांतों में भी भारी बर्फबारी ने लोगों को पंगु बनाकर रख दिया। इंग्लैंड के एक्सेटर शहर में मिले दूसरे विश्व युद्ध के खतरनाक बम को धमाका करके नाकाम कर दिया गया। उस जंग के दौरान हिटलर ने ब्रिटेन पर कई बम बरसाए थे। ये बम उन्हीं में एक था, जो कि इतना ताकतवर था कि जैसे ही उसे डेटोनेट किया गया, धरती थर थर कांप उठी। जिस इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था, वहां 1000 किलो के बम के फटते ही ऐसे कान फाड़ देने वाली आवाज हुई कि 8 किलोमीटर दूर तक लोग दहल उठे। बम के ब्लास्ट होते ही सैकड़ों फीट ऊंचे मलबे का फव्वारा ऐसे फूटा जैसे किसी खतरनाक ज्वालामुखी का लावा। पूरे इलाके के ऊपर इतना घना धुआं छा गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई विकराल आग लग गई हो। आसपास की कई इमारतें तो धमाके को सह तक नहीं पाई। बताया गया कि 3 दिन पहले जैसे ही प्रशासन को जर्मनी के गिराए इस बम की भनक लगी, उनके कान खड़े हो गए और पूरे इलाके को खाली कराकर बम को नाकाम किया गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लोकतंत्र की मांग पर रैली निकाल रहे लोगों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। देश में राजशाही खत्म करने और लोकतंत्र लाने के लिए वहां हाल ही में रिडेम यानी रीस्टार्ट डेमोक्रेसी नाम के एक नए संगठन की शुरुआत हुई और उसकी तरफ से ही ये रैली बुलाई गई थी, जिसकी भनक लगते ही सुरक्षा बल की कई टीमें रैली वाली जगह पहुंच गईं और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने लगी। इसके बाद सड़क पर भगदड़ मच गई। एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी डरकर छिपे नजर आए तो कई वहीं जमे रहे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षा बल ने लोगों से शांति से रैली खत्म करने की अपील की थी, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने बल का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने रबर की गोलियां भी दागी। इस हंगामे में कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया। रैली और फिर पुलिस की कार्रवाई की वजह से सड़क पर कई घंटों तक अफरा तफरी मची रही। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।